Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's The Hindu News Analysis. Today is 1st September 2023. So I will discuss the most important news from your examination point of view. Now we come to the first news. Statehood for Jammu and Kashmir may take time. Polls can be held government. So basically, as all of you are aware that Article 370 of Constitution of India, which used to give the special status to the state of Jammu and Kashmir, was revoked in 2019. आर्टिकल 317 को 2019 में रिवोक कर दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, लेकिन अब इसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, दूसरा है हमारा लद्दाख। अब जो जम्मू कश्मीर ये है हमारी यूनियन टेरिटरी, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। इट हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस। अब ये स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में होते हैं एंड पुदुचेरी में होते हैं। ठीक है, नाउ ये जो स्पेशल स्टेटस है, अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, तो इसको अभी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे इसमें आर्ग्यूमेंट चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज बीन चैलेंज्ड बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अभी तो उनकी डिमांड ये है, जिसने पेटिशन फाइल की है, कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से 370 को रिवोक कर दिया जाए, या फिर जम्मू कश्मीर को एक स्टेटहुड मतलब यूनियन टेरिटरी ना बनाया जाए, बल्कि इसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, जैसे कि ये पहला था। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स ये है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा तो दे दिया जाएगा, लेकिन यहां पर इसमें अभी समय लग सकता है। व्हाट इज द कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट कि जम्मू कश्मीर का इसको स्टेटहुड का दर्जा तो दे दिया जाएगा, बट देयर मे बी टाइम इन दिस रिगार्ड। तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि ये एश्योर करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड, बट कब दिया जाएगा इट इज नॉट क्लियर। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं एंड देयर इज नो बाउंडेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड द इलेक्शंस। ठीक है, now we come to next news. Now all these news are of political nature, so you will not get any question from them. So now we will understand this. Narco टेस्ट नेटवर्क कोर्ट ऑर्डर अटैचमेंट और प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज। तो इसको हम समझते हैं। अब यहां पर ये एक इसमें कानून है, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यू मे गेट पैसेज बेस्ड अपॉन दिस लॉ। तो इसमें क्या होता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक कानून है, और इसमें जो पर्सन अपराध करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है एनआईए। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। तो यहां पर सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस आते हैं, जैसे कि
ड्रग ट्रैफिकिंग करना, है ना, स्मगलिंग करना, इस तरह का। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या कहता है? अनलॉफुल ये कहता है, ये एक्ट कहता है कि इफ एनी पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड ही हैज अर्नड सम प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलीगल प्रोसीड। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को हम? वी कॉल दैट प्रॉपर्टी इलीगल प्रोसीड। तो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट को अटैच करने का राइट होता है। तो इसमें एक एक्यूज पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। तो यू शुड नो अबाउट द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये न्यूज कोई वो नहीं है आपके लिए रेलिवेंट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो आज का एडिटोरियल है, इसमें जो न्यूज आया है, एडिटोरियल पेज है आपका, ए प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट द राइट, प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। तो इसमें फैजान मुस्तफा जी हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं एंड करेंटली द वाइस चांसलर ऑफ चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना बिहार। ठीक है, तो ये एनएलयू के वाइस चांसलर हैं। ये जो आर्टिकल है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी एडवाइस सबके लिए ये है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि आप इसकी कटिंग करके अपने पास रख लें किसी पेज पर चिपका कर, और इसको बार बार पढ़ें, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिएगा, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। आप सभी जैसे जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित प्रोविजंस हमारे आर्टिकल 44 में दिए गए हैं। आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या क्या कहता है कि स्टेट ऐसा प्रयास करेगा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। लेकिन क्योंकि जो आर्टिकल 44 है या हमारे सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल इन द सेंस के अगर सरकार उनको लागू नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। अभी जैसे कि हम सब लोग सोच रहे हैं कि जो कमिंग पार्लियामेंट का सेशन होगा 18 से 22 सितंबर 2023 में, इसमें पॉसिबिलिटी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया जा सकता है। एट प्रेजेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में केवल गोवा में लागू है और किसी भी स्टेट में लागू नहीं है। तो वी मे गेट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट इन सितंबर 2023। नाउ अब फैजान मुस्तफा जी ने इसमें कहा है इस एडिटोरियल में कि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते समय सरकार को या पार्लियामेंट को पॉलीगैमी और डाइवोर्स से आगे सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि ऑल द पर्सनल मैटर्स of citizens of India should be governed by a single law, should be governed by a single law। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है कि जो हमारे पर्सनल मैटर्स हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कानून हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदुओं की जो शादी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट से होती है, मुस्लिमों की मुस्लिम लॉ से होती है, क्रिश्चियन की शादी क्रिश्चियन एक्ट से होती है। तो यहां पर हमको सबकी शादी के संबंधित एक कानून हो। तो पर्सनल मैटर में कौन कौन से मैटर आते हैं? तो पहला आता है हमारा मैरिज, दूसरा आता है हमारा एडॉप्शन, थर्ड आता है हमारा मेंटेनेंस, फोर्थ आता है हमारा सक्सेशन। ठीक है, पांचवा आता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, अब तो ऑथर इस एडिटोरियल में कहते हैं कि हमको केवल मैरिज या मेंटेनेंस से आगे का सोचना है, और जो प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए दैट शुड बी द राइट ऑफ द चाइल्ड।
जैसे कि हमारे देश में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। अब ये गार्डियन वार्ड एक्ट क्या क्या कहता है, ये हमेशा कस्टडी की बात करता है चाइल्ड को, और ये कहता है कि जब भी चाइल्ड की कस्टडी किसी को दी जाएगी, किसी भी पेरेंट्स मतलब मदर को या फादर को, तो उसमें बच्चे का जो वेलफेयर है दैट वुड बी ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। ठीक है। नाउ तो यहाँ पर दूसरा दूसरा इनका कंसर्न ये है कि जब सरकार कानून बनाए या पार्लियामेंट कानून बनाए, तो उसमें जो हमारे एडॉप्टिव पेरेंट्स के राइट्स हैं और बायोलॉजिकल पेरेंट्स के राइट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि in the present law we think that more rights have been given to the biological parents and less rights have been given to the this adoptive parents। ठीक है। अब एडॉप्शन क्या है, थोड़ा सा हम एडॉप्शन को समझ लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है हमारे देश में, लेकिन इट डील्स विद द हिंदू। बाकी के जो एडॉप्शन है वो एक है जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बेसिकली अगर दोनों पार्टी हिंदू हैं और वो किसी हिंदू बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो देन दे विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। लेकिन अगर पार्टी हिंदू है या एक पार्टी हिंदू है एक पार्टी मुस्लिम है, तो वो दैट वुड बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। अब एडॉप्शन क्या होता है, तो बेसिकली क्या है कि जिस पर्सन के कोई बच्चा नहीं है या उसका कोई बेटा नहीं है या बेटे का कोई बच्चा नहीं है, देन दैट पर्सन उसका सन जो है किसी पर्सन को किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। तो हमारे देश में जो एडॉप्शन की एज है वो 15 ईयर है। मतलब हम किसी बच्चे को 15 साल तक गोद ले सकते हैं, और 15 साल के बाद अगर किसी पर्सन की एज 15 साल से ज्यादा है तो क्या उसको अडॉप्ट किया जा सकता है या नहीं। तो इससे संबंधित लॉ ये कहता है कि एज पर लॉ दैट चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड, बट अगर उनकी कस्टम अलाउ करती है और उनकी कस्टम से वो पर्सन इस बात को प्रूव करता है कि उनकी कस्टम में किसी 15 साल से ज्यादा के बच्चे को गोद लिया जा सकता है, देन लॉ डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अब क्या होता है कि जब किसी पर्सन को गोद ले लिया जाता है तो उस समय क्या होता है कि वो पर्सन जो उसको गोद लेता है वो उसका एडॉप्टिव फादर बन जाता है, एडॉप्टिव फादर। और अगर वो शादीशुदा है पर्सन तो उसकी वाइफ उसकी क्या बन जाती है, एडॉप्टिव मदर। शी बिकम्स एडॉप्टिव मदर। नाउ पॉइंट ये है कि इसके लिए एक सेरेमनी होती है जिसको हम बोलते हैं दत्ता होमन। दत्ता होमन एक सेरेमनी होती है, लेकिन दिस इज नॉट एन एसेंशियल सेरेमनी। मतलब इसका यह है कि अगर किसी की दत्ता होमन सेरेमनी नहीं हुई है तो एडॉप्शन कैंसिल नहीं होगा या इनवैलिड नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर एक बार एडॉप्शन कर लिया तो उसको कभी भी किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई है, कोई बॉय या कोई मेल किसी को अडॉप्ट कर सकता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? सो आंसर इज यस, वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर वो एक मेल है और वो किसी फीमेल को अडॉप्ट करना चाहता है तो फीमेल की एज में और उस मेल की एज में 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई फीमेल है और वो शादीशुदा नहीं है और वो किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती है तो उसकी एज में और उस चाइल्ड की एज में 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस एडिटोरियल में इन्होंने यही कहा है कि जो हमारे एडॉप्टिव चाइल्ड के राइट्स हैं या उसके राइट्स हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के राइट्स हैं, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। और जब हम कस्टडी किसी बच्चे की किसी उसको देते हैं, गार्डियन को देते हैं, चाहे एडॉप्टिव गार्डियन हो या बायोलॉजिकल गार्डियन, तो उसमें जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है वो बच्चे का इंटरेस्ट रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक केस इंपॉर्टेंट है, केस का नाम है गीता हरिहरन। ये इंपॉर्टेंट केस है, गीता हरिहरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में ये कहा गया था कि मदर कैन आल्सो बी अ गार्डियन। तो पहले हम ऐसा मानते थे कि जो मदर है वो
नेचुरल गार्डियन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में पैट्राइकल सोसाइटी है, तो पैट्राइकल में हम ऐसा मानते हैं कि फादर ही प्राइमरी गार्डियन होता है, लेकिन इस केस में गीताहरण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदर कैन बी द गार्डियन। अब इसमें यह कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट एन एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन आफ्टर हिम does not necessarily mean after lifetime, rather it means instead in absence of। मतलब तो ये कहता है कि मदर भी गार्डियन हो सकती है किसी बच्चे की, लेकिन आफ्टर द फादर। अब यहां पर आफ्टर द फादर का मतलब ये नहीं है कि फादर की डेथ के बाद ही मदर गार्डियन हो सकती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि फादर की एब्सेंस में मदर जो है बच्चे की गार्डियन हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको बहुत ध्यान समझना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पर देखिए, डिकोडिंग द ओसीसीआर फीस अडानी रिपोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है कि देर आर सम एलिगेशंस अगेंस्ट द अडानी कंपनी रिगार्डिंग द वायलेशंस ऑफ द लॉ, ठीक है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन भी। इसमें क्या है कि एप्रीहेंशन या एलिगेशन अडानी ग्रुप पर ये है कि अभी जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या कहा था? हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ये कंटेंशन थी कि जो अडानी ग्रुप है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज लॉ का वायलेशन करता है या सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन करता है, और ये जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं या फिर अपने प्रॉफिट को खुद ज्यादा बढ़ाकर दिखाते हैं, ठीक है। अब इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑर्डर पास किया है कि भाई इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला हम पॉइंट लेते हैं, व्हाट इज रूल 19A। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप इंफॉर्मेशन आपके लिए। रूल 19 इज ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस रूल्स 1957। ये कहता है, अब इसमें 2010 में अमेंडमेंट किया गया और ये कहता है continuous listing requirement stipulated that every company listed in the Indian stock market has to maintain at least 25% public shareholding। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है, अब इसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसका 10 करोड़ का टर्नओवर हो कंपनी का, तो वो अपने आप को लिस्टेड करा सकती है सब्जेक्ट टू द अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सेबी, ठीक है। अब जब कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करा देती है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि वो पब्लिक से पैसे उठा सकती है अपने आईपीओज बेचकर, इनिशियल पब्लिक ऑफर देकर वो मार्केट से पैसे को उठा सकती है, लोग उसके फ्रीली शेयर खरीद सकते हैं। अब इसमें नया अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसमें 25% जो शेयर हैं वो पब्लिक के पास होने चाहिए। अब पब्लिक क्या है? पब्लिक इज डिफाइंड इन द सेट रूल्स एज पर्सन अदर देन द प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप। तो यानी कि ये जो 25% शेयर है ये प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के पास नहीं होने चाहिए, ना ही उनके रिलेटिव्स के किसी के पास होना चाहिए, तब वो पब्लिक होगी। एलिगेशन क्या है इसमें कि जो अडानी की कंपनीज हैं उसमें अराउंड 90% जो ओनरशिप है वो अडानी ग्रुप के पास है, तो केवल 10% शेयर जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट में। इसमें भी ऐसे एलिगेशन है कि ये अपने शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, मींस बाहर से कुछ फंड्स हैं जो इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो इनकी वैल्यू को कांस्टेंट बनाकर रखते हैं। तो इसी में इस रिगार्ड में ही ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि इस इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाउ चाइनीज प्रेसिडेंट येट टू कंफर्म प्रेजेंस एट G20 समिट इन दिल्ली। तो जैसे कि आप जानते हैं कि G20 इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है और 9 और 10 सितंबर को ये दिल्ली में होगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो एक तो चाइनीज प्रेसिडेंट का एप्रीहेंशन है कि ही विल नॉट पार्टिसिपेट।
सेकंड है हमारा रशियन प्रेसिडेंट, और तीसरा है हमारा मैक्सियन प्रेसिडेंट। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो है एंड्रेस मैनुअल लोपेज, इन्होंने भी मना कर दिया है। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये आ नहीं रहे हैं तो इसका अपना इनका कोई अपना कंसर्न है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस of Saudi Arabia, is likely to be given an exceptional welcome as a state guest, and he will stay on for a bilateral visit सितंबर 11। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि इस बार जो है हमारे गेस्ट कौन थे G20 में, तो आंसर वुड बी मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इससे आपका ये बन सकता है कि किस किस देश के प्रेसिडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। एससी इशू नोटिस अबाउट फेक वेबसाइट फिशिंग अटैक। अब ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये फिशिंग अटैक क्या होता है? तो बेसिकली दिस टर्म इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें एक टर्म है फिशिंग। तो फिशिंग का मतलब होता है किसी की to steal the personal information of any person by unlawful means, ठीक है। तो जब हम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराते हैं अनलॉफुल मीन्स, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इस न्यूज में किसी ने सुप्रीम कोर्ट की झूठी वेबसाइट बना दी है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन वहां विजिट करेगा तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने वार्न किया है कि इस तरह के उनसे बचे। तो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो दैट इज द टर्म इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है, दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस टर्म। So dear students, that's all for today. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.